ऑक्सीजन परिवार का जो अगला गुण है विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इस परिवार में यदि हम ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के मान में कमी होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार में वृद्धि होती है। वहीं यदि दूसरे परिवार से इसको कंपेयर करें, जैसे यदि 15वें समूह से इसको कंपेयर करेंगे तो इसके लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान 15वें समूह से उच्च होगा। यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की तुलना करें तो ऑक्सीजन के लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान अधिक होगा। ऑक्सीजन परिवार में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि हो रही है, विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती जाएगी। और चूंकि ऊपर से नीचे आने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में भी वृद्धि होती है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का मान भी बढ़ता जाता है। लेकिन देखा गया है कि सल्फर के बाद जितने भी तत्व हैं उसके लिए जो विद्युत ऋणात्मकता का मान है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो कम होती जाती है सल्फर के बाद। तो आप देखिए ऑक्सीजन के लिए 3.5, सल्फर 2.44, सेलेनियम 2.40, टेल्यूरियम 2.01, पोलोनियम 1.76। तो विद्युत ऋणात्मकता का मान ऊपर से नीचे आने पर कम होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो सल्फर के बाद कम होती जाती है। ऑक्सीजन पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद दूसरा ऋण विद्युतीय तत्व होता है। फ्लोरीन के लिए जो ऋण विद्युतता का मान है वो 4 है, जबकि ऑक्सीजन के लिए ऋण विद्युतता का मान 3.5 है, जबकि फ्लोरीन के लिए ऋण विद्युतता का मान 4 होता है। तो पूरे आवर्त सारणी में यह दूसरा तत्व है ऑक्सीजन, जो सबसे अधिक विद्युत ऋणी होता है। अगला गुण है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका अर्थ ये होता है कि जब भी किसी विलगित परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, जितनी ऊर्जा विसर्जित होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। यानी किसी इलेक्ट्रॉन के जुड़ने पर जितनी ऊर्जा विसर्जित होती है, तो यह एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जुड़ने से एनर्जी उत्पन्न हो रही है। इस परिवार में यदि देखा जाए तो ऑक्सीजन के लिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम दिखाई देती है। आप सारणी में देखिए ऑक्सीजन के लिए सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कम होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अपने पूरे परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का घनत्व है वो एक छोटे से जगह में फैला हुआ है, 2s और 2p। तो इलेक्ट्रॉन मेघ जो है ये छोटी सी जगह में, छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण बहुत अधिक होता है, जिससे आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो इनका आकर्षण बल है वो यहाँ पर कम हो जाता है ऑक्सीजन के लिए। इस वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मान अपने बाकी सदस्यों से कम दिखाई देता है। पूरे परिवार में यदि देखें तो यह परिवार जो है इसके लिए इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो है वो अधिक होता है, क्योंकि पूरे आवर्त सारणी में जैसे जैसे हम बाएं से दाएं जाते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता जाता है। अब हम देखेंगे भौतिक गुण। ऑक्सीजन गैस होता है। ऑक्सीजन जो है वो O2 रूप में होता है, द्विपरमाणु कणु के रूप में होता है। बाकी यहाँ पर जितने भी दूसरे तत्व होते हैं वो जटिल संरचना लिए हुए होते हैं और ठोस रूप में होते हैं। तो जो ऑक्सीजन और सल्फर है वे अधातु होते हैं। सेलेनियम, टेल्यूरियम उपधातु होते हैं। पोलोनियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। अब हम जानेंगे अपरूपों के बारे में। अपरूप क्या होते हैं? एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जो भौतिक दृष्टि से अलग अलग होते हैं लेकिन रासायनिक दृष्टि से एक समान होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 अपरूप हैं, O2 एवं ओजोन O3 के रूप में। इसी प्रकार सल्फर के कई अपरूप देखे गए हैं, जैसे अल्फा सल्फर, बीटा सल्फर, गामा सल्फर एवं कोलाइडी सल्फर। तो जो अल्फा सल्फर है उसे रोम्बिक सल्फर कहते हैं, जो बीटा सल्फर है उसे मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं, जो गामा सल्फर है वह प्लास्टिक सल्फर कहलाता है, और कोलाइडी सल्फर। सेलेनियम और टेल्यूरियम के जो अपरूप है वो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस 2 रूपों में पाए जाते हैं। तो इस परिवार के जो सदस्य हैं उनके जो भौतिक गुण हैं उसको हमने जाना। ऑक्सीजन अपने परिवार का एक ऐसा अनोखा सदस्य है जो बहुत सारे गुणों में बाकी सभी सदस्यों से अलग होता है। उसका कारण है उसका एबनॉर्मल बिहेवियर। ये एबनॉर्मल बिहेवियर क्यों होता है? ऑक्सीजन अपने परिवार का सबसे छोटा सदस्य होता है।
इसकी ऋण विद्युता का मान बहुत अधिक होता है क्योंकि इसका आकार छोटा है। तो बहुत सारे इसके गुण हैं जो इसके इन गुणों के कारण होते हैं। तो अब जानेंगे कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इसे बाकी तत्व से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला ये गुण है कि ऑक्सीजन जो है वो M2- टाइप के आयन बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। तो M2- टाइप के जो आयन है ये बना पाते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर S8 फॉर्म में होता है। जो हमने देखा कि सल्फर या बाकी जितने भी सदस्य हैं उनकी संरचना जटिल होती है और वे ठोस होते हैं, जबकि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होते हैं एवं गैस होते हैं। ऑक्सीजन का आकार बहुत छोटा होता है और ऑक्सीजन अपने परिवार का एक ऐसा सदस्य है जो अपने परिवार के बाकी सदस्यों से कुछ असामान्य व्यवहार दर्शाता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर O2 के रूप में या द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है, गैस के रूप में होता है यहाँ पर ये, क्योंकि आकार इसका बहुत छोटा होता है, उच्च ऋण विद्युता होती है। या देखा जाए तो पूरे आवर्त सारणी में फ्लोरीन के बाद ये दूसरा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक ऋण विद्युती होता है। पी-पाई बॉन्डिंग पाई जाती है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, और ये दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। O2 के बहुत सारे अणु दुर्बल आकर्षण बल से जुड़े होने के कारण ये गैसीय रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी तत्व हैं इस परिवार के, वे सभी ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। सल्फर S8 रूप में पाया जाता है, बहुपरमाणु कणु के रूप में होता है, क्योंकि इसमें पी-पाई बॉन्डिंग की क्षमता नहीं होती है। ये सल्फर के 8 परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़कर एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो S8 इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर ये बनाते हैं एकल बंध से जुड़कर, तो ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। बाकी सभी की जो संरचना होती है वो भी इसी प्रकार से जटिल होती है। ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, साथ ही इसकी आयनन ऊर्जा का मान बहुत उच्च होता है। क्योंकि इसका आकार छोटा है तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो बहुत सारे इसके गुण हैं जो इसके इन गुणों के कारण होते हैं। तो अब जानेंगे कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो इसे बाकी तत्व से अलग बनाते हैं। तो सबसे पहला ये गुण है कि ऑक्सीजन जो है वो M2- टाइप के आयन बना सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन में -2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि इसमें आकार छोटा होने के कारण इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है। तो इलेक्ट्रॉन लेकर ये अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं। तो M2- टाइप के जो आयन है ये बना पाते हैं। ऑक्सीजन द्विपरमाणु कणु के रूप में पाया जाता है, जबकि सल्फर S8 फॉर्म में होता है। जो हमने देखा कि सल्फर या बाकी जितने भी सदस्य हैं उनकी संरचना जटिल होती है और वे ठोस होते हैं, जबकि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होते हैं एवं गैस होते हैं। ऑक्सीजन +2 या +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं। OF2 में ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जबकि O2F2 में ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ऑक्सीजन की सहसंयोजकता +2 होती है। अधिकतम सहसंयोजकता 2 होती है ऑक्सीजन के लिए, जबकि बाकी सदस्यों के लिए अधिकतम सहसंयोजकता का मान 4 होता है। बाकी सदस्यों में d ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है, जबकि ऑक्सीजन में d ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। तो इस वजह से इसकी संयोजकता का मान, जो अधिकतम संयोजकता का मान है, वो 2 ही होता है। 16 ग्रुप या ऑक्सीजन परिवार का जो अगला गुण है वो है हाइड्राइड बनाने का गुण। तो ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड बना पाते हैं। यहाँ पर जब ये हाइड्राइड बनाते हैं तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO टाइप हाइड्राइड बनाते हैं। तो हाइड्रोजन से ये किस प्रकार क्रिया करते हैं, तो देखिए, यदि H2 + E = H2E करेंगे तो यहाँ E की जगह पे हम अन्य तत्वों का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, सेलेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम। तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO। तो इस प्रकार से ये इनके हाइड्राइड होते हैं। इनके जो हाइड्राइड होते हैं उसके अलग अलग गुणों को हम जानेंगे।
सबसे पहला गुण हम देखेंगे इसका भौतिक गुण। उसमें सबसे पहला होगा H2O यहाँ पर रंगहीन गंधहीन द्रव रूप में पाया जाता है, लेकिन बाकी जितने भी हाइड्राइड है वो विषैली प्रकृति के होते हैं और गैसीय होते हैं। अगला गुण है क्वथनांक। इस परिवार में यदि क्वथनांक देखा जाए तो H2O और H2S से संबंधित एक प्रश्न भी यहाँ बनता है कि H2O का क्वथनांक अधिक होता है H2S की तुलना में, क्योंकि H2O में हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध बनाकर H2O के अणु आपस में संगुणित हो जाते हैं, जिससे उनका क्वथनांक अधिक होता है। जबकि H2S में S का आकार अधिक होता है तो ये हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते हैं। तो H2O के लिए हमेशा क्वथनांक का मान H2S से ज़्यादा होगा। इस परिवार में जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो H2O का क्वथनांक अधिक होगा H2S की तुलना में, लेकिन H2S के बाद यदि हम देखेंगे तो क्वथनांक में वृद्धि होने लगती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ता है। इस वजह से क्वथनांक का मान भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। अगला हम देखेंगे ऊष्मीय स्थायित्व। तो जहाँ पर बंध ऊर्जा का मान ज़्यादा होगा उसका स्थायित्व भी ज़्यादा होगा। तो H2O के लिए ऊष्मीय स्थायित्व का मान H2S से अधिक होगा, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे तो चूंकि तत्वों का आकार बढ़ता जाता है, तो तत्वों के आकार के बढ़ने से जो M और H के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होता जाएगा। तो अधिक ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, कम ऊर्जा देकर ही वो बॉन्ड टूट सकता है। ऊपर से नीचे आने पर EH के मध्य जो बंध लंबाई है वो अधिक होती जाती है, तो बंध को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊपर से नीचे आने पर चूंकि बंध लंबाई बढ़ रहा है तो ऊष्मीय स्थायित्व का मान कम होता जाएगा, जबकि H2O के लिए ऊष्मीय स्थायित्व अधिक होगा क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अगला गुण है वाष्पशीलता। तो जब अणुओं के मध्य या जो अणु है उसके परमाणुओं के मध्य यदि बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा प्रबल बंध है, तो उसको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। लेकिन यदि वहाँ पर बंध दुर्बल है तो कम ऊर्जा देकर ही वह बंध टूट सकता है। तो वाष्पशीलता अधिक कहाँ पर होगी? जहाँ पर बंध ऊर्जा का मान कम होगा। तो H2O के लिए वाष्पशीलता का मान कम होगा क्योंकि उसके लिए क्वथनांक का मान अधिक है, वाष्पशीलता का मान कम होगा। जबकि H2S के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं वहाँ पर हम देख रहे हैं जब ये एलिमेंट्स अलग अलग हाइड्राइड बनाते हैं H2SE, H2TE, H2PO, तो उनमें जो ऊष्मीय स्थायित्व का मान है वो तो हमने देखा कि कम होता जा रहा है, लेकिन क्वथनांक को यदि कंपेयर करते हैं तो क्वथनांक का मान बढ़ता है। तो जब क्वथनांक का मान बढ़ेगा तो वाष्पशीलता का मान कम होता जाएगा। H2S के बाद H2SE से क्वथनांक के मान में वृद्धि होती है और वाष्पशीलता में कमी होती जाएगी, जबकि H2O के लिए वाष्पशीलता का मान कम होगा H2S की तुलना में। अगला हम देखेंगे संरचना। तो इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड होते हैं, जैसे हमने H2O की संरचना को देखा है कि H2O में ऑक्सीजन जो है वो sp3 यहाँ हाइब्रिड स्टेट में होता है और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण VSEPR थ्योरी के हिसाब से बहुत अधिक हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ 2 लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर लोन पेयर है, सभी प्रकार का प्रतिकर्षण कार्य करता है। तो यहाँ sp3 संकरण तो है, लेकिन संरचना जो है वो विकृत हो जाएगी क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों का बहुत अधिक होता है। तो H2O के लिए जो संरचना है वो चतुष्फलकी ना होकर कोणीय होती है और बंध कोण का मान 104.5 डिग्री होता है। तो उसी तरह से इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड हैं सभी में 2-2 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर प्रतिकर्षण अधिक होने के कारण इसके लिए भी जो संरचना है वो सभी हाइड्राइडों की कोणीय होगी। भले ही यहाँ पर जो संकरण है वो sp3 ही होगा, लेकिन संरचना कोणीय होती है। और जैसे जैसे हम इनके हाइड्राइड में ऊपर से नीचे आते हैं तो इसके लिए जो बंध कोण का मान है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो इसके बंध कोण का मान H2O के लिए 104.5 डिग्री, H2S के लिए 92.1, इसी तरह SE H2 के लिए 91,
डिग्री और TeH2 के लिए 90 डिग्री होता है। तो यह कारण जो है VSEPR थ्योरी के आधार पर हम समझ सकते हैं कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर में से सबसे ज़्यादा प्रतिकर्षण जो है वो लोन पेयर की उपस्थिति के कारण होता है। और चूंकि बंद कोण में जो कमी होती है उसका एक कारण और भी है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में वृद्धि होती है तत्वों की, लेकिन विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है। तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण को समझने का। हाइड्राइडों का अम्लीय गुण, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं हाइड्राइड में, तो यहाँ पर ऊपर से नीचे आने पर जो हाइड्राइड है उसका और तत्व के बीच का बंध लंबाई है वह बढ़ती जाती है क्योंकि आकार में वृद्धि हो रही है। तो हम ये जानते हैं कि जो जितनी आसानी से H+ देते हैं अपने जलीय विलयन में वे उतने अच्छे प्रबल अम्ल होते हैं। तो इस परिवार के जितने भी हाइड्राइड हैं जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे तो अम्लीय गुण में वृद्धि होगी, क्योंकि आकार में वृद्धि होती है तो जो E और H के बीच का बॉन्ड लेंथ है वो वीक हो जाएगा और H+ देने की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ेगी। तो इस आधार पर हम इसके लिए Ka का मान यानी जो अम्लीय सामर्थ्य का मान है वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यदि H2E यहाँ पर एक हाइड्राइड को शो करते हैं, H2E का विघटन होगा तो H+ प्लस EH माइनस, तो H+ दे रहा है, यह अम्लीय प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो Ka का मान यानी जो अम्लीय सामर्थ्य है या अम्लीय जो स्थायित्व है उसको दर्शाने के लिए हम Ka एक स्थिरांक लेते हैं इज इक्वल टू H प्लस EH माइनस दोनों की सक्रिय मात्रा अपॉन लेते हैं H2E। तो इसका जो अनुपात है वह एक स्थिरांक होता है द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के आधार पर। तो Ka का मान जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा अम्लीय सामर्थ्य का मान भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं आकार में वृद्धि होगी, H+ देने की जो प्रवृत्ति है वह बढ़ती जाती है। अगला है अपचायक गुण। तो जो आसानी से H दूसरे को देते हैं, हाइड्रोजन देने की प्रवृत्ति, तो जो आसानी से हाइड्रोजन दूसरों को देते हैं या दूसरों को आसानी से अपचयित कर पाते हैं वे अच्छे अपचायक होते हैं। तो जल के अलावा जितने भी हाइड्राइड है वे प्रबल अपचायक की तरह कार्य करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो उसी तरह से आकार में वृद्धि हो रही है और आकार में वृद्धि हो रही है तो E और H के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो वीक होगा और H आसानी से ये दूसरे को दे सकते हैं। तो जब ये H आसानी से दूसरे को दे सकते हैं तो ये एक अच्छे अपचायक की तरह कार्य करेंगे। जल को छोड़कर सभी अच्छे अपचायक की तरह कार्य करते हैं। इस परिवार के ऑक्साइड के बारे में हम जानेंगे। इस परिवार के ऑक्साइड मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, EO2 और EO3 प्रकार के। तो इसके कुछ ऑक्साइड्स हैं, जैसे सल्फर के जो ऑक्साइड है SO2 SO3 प्रकार का, सेलेनियम के ऑक्साइड SeO2 SeO3 प्रकार से, Te के ऑक्साइड्स हैं TeO2 TeO3, पोलोनियम का जो ऑक्साइड है PoO2 और PoO3। तो इसके जो ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है, ये नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देते हैं। इन ऑक्साइडों के और भी कुछ गुण होते हैं। जो SO2 है वह गैसीय प्रवृत्ति का होता है, जबकि SeO2 TeO2 ठोस होते हैं। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वह ठोस होते हैं और अल्फा बीटा और गामा 3 रूपों में पाए जाते हैं। SO2 प्रबल अपचायक होते हैं। जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं अर्थात हम TeO2 की तरफ आते हैं तो ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि होती है, क्योंकि ऊपर से नीचे आते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो जैसे जैसे हम SO2 से TeO2 तक आते हैं तो अपचायक गुण में कमी होती है और ऑक्सीकारक गुण में वृद्धि होती है। इस परिवार के हैलाइड्स के बारे में हम जानेंगे। जब ये हैलोजन से क्रिया करते हैं, हैलोजन फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से ये क्रिया करते हैं तो हैलाइड बनाते हैं। तो इसमें हैलाइड बनाने की जो प्रवृत्ति है वो EX2 EX4 और EX6 प्रकार से ये बना सकते हैं। तो इसके कुछ जो हैलाइड है उसमें हेक्सा हैलाइड जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा स्थायी हेक्सा हैलाइड होता है सल्फर का हेक्सा फ्लोराइड SF6। SF6 जो है वो sp3d2 संकरण दर्शाता है और अष्टफल की संरचना होती है, क्योंकि SF6 में एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं।
SF6 का जो गुण है, SF6 अक्रिय होते हैं, रंगहीन होते हैं, गंधहीन होते हैं, अज्वलनशील होते हैं एवं जल में अविलेय होते हैं। EX4 प्रकार के जो हैलाइड है उसके कुछ उदाहरण देखिए, SF4, SeF4, TeF4, जिसमें से SF4 गैसीय होते हैं, SeF4 द्रव होते हैं, जबकि TeF4 ठोस होते हैं। SF4 की जो संरचना है वो सीसॉ प्रकार की होती है, क्योंकि आप देखिए SF4 में sp3d संकरण है, तो इस आधार पर इसकी संरचना त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए, क्योंकि sp3d संकरण है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इस लोन पेयर के कारण VSE पेयर थ्योरी के आधार पर इसकी संरचना विकृत हो गई और त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय से सीसॉ प्रकार की ज्यामिति इसमें दिखाई देती है। इसके अगले जो हैलाइड्स हैं, ECl2 प्रकार के जो हैलाइड होते हैं वो sp3 संकरण दर्शाते हैं। तो sp3 संकरण ये दर्शाते हैं, तो इस आधार पर इसकी संरचना ऐसा लगता है चतुष्फल की होगी, लेकिन इसकी संरचना जल के समान होती है, यानी कोणीय होती है। कोणीय इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं और इन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों के कारण इसकी संरचना विकृत होकर कोणीय हो जाती है। ECl2 प्रकार के जितने भी हैलाइड होते हैं वो sp3 संकरण तो है, लेकिन उसकी संरचना कोणीय होती है। अब हम जानेंगे किस किस प्रकार से ये जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड बनाते हैं। सल्फर के जो हैलाइड्स है SCl2, SBr2। इसी प्रकार सेलेनियम इस प्रकार के हैलाइड नहीं बनाते हैं। टेल्यूरियम TeCl2, TeBr2 प्रकार से, पोलोनियम PoCl2 और PoBr2 प्रकार से हैलाइड बना सकते हैं। ये E2X2 प्रकार के हैलाइड भी बना सकते हैं। E2X2 प्रकार के जो हैलाइड्स है उसके कुछ उदाहरण देखिए, S2Cl2 यानी सल्फर का जो E2X2 प्रकार का हैलाइड होगा S2Cl2। इसी प्रकार सेलेनियम के लिए Se2Cl2, टेल्यूरियम के लिए Te2Cl2। और यह जो E2X2 प्रकार के जो हैलाइड होते हैं उसमें जो सेलेनियम का E2X2 प्रकार का जो हैलाइड है Se2Cl2 जो है वो असमानुपातन अभिक्रिया भी दर्शाता है, अर्थात यहाँ पर एक ही प्रकार के रिएक्शन में एक ही तत्व के कई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देते हैं। जैसे 2Se2Cl2 विघटित हो रहा है तो SeCl4 प्लस Fe बनता है, तो SeCl4 प्लस 3Se बैलेंसिंग मोड में लिखते हैं इसको। तो Se2Cl2 में जो Se है सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, जबकि SeCl4 में सेलेनियम के ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और Fe के लिए जो सेलेनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है। तो एक ही रिएक्शन में कई प्रकार के ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहे हैं, यह असमानुपातन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो E2X2 प्रकार में जो Se2Cl2 है वह असमानुपातन अभिक्रिया दर्शाते हैं। इस परिवार के जो हैलाइड है वो जब हैलोजन से क्रिया करते हुए उनके जो हैलाइड बनते हैं उसके स्थायित्व का क्रम होगा, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होंगे, उसके बाद धीरे धीरे है जो स्थायित्व का क्रम है वो घटता जाएगा। तो फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो हैलाइड के स्थायित्व के घटने की जो प्रवृत्ति है वो इस प्रकार से हम शो कर सकते हैं। अब हम ऑक्सीजन के बारे में पढ़ेंगे। डाई ऑक्सीजन जो एक प्राण वायु है और प्रकृति में ऑक्सीजन के बिना हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर पाते हैं। तो इसे बनाने के कई सारे प्रोसेस है, इसे हम लैब में भी बना सकते हैं और औद्योगिक दृष्टि से भी इसे बनाया जाता है। तो O2 बनाने के लिए जो प्रयोगशाला विधि है सबसे पहले हम उससे जानेंगे। पोटेशियम क्लोरेट का जो उत्प्रेरकीय अपघटन किया जाता है यदि प्रयोगशाला में, तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है। उत्प्रेरकीय अपघटन का अर्थ है यहाँ उत्प्रेरक के रूप में MnO2 का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोगशाला विधि में जो समीकरण होगा 2KClO3 = 2KCl + O2। तो यहाँ देखिए उत्प्रेरक के रूप में MnO2 का प्रयोग किया गया है और इस प्रकार उत्प्रेरकीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होती है। तो यह प्रयोगशाला विधि है। ऑक्सीजन बनाने की बहुत सारे अन्य
भी विधियां हैं। उसमें से एक विधि है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो नीचे के सदस्य होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं उनके भी तापीय अपघटन से धातुओं के उच्चतर ऑक्साइड्स के तापीय अपघटन के द्वारा भी ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। कुछ उदाहरण इसमें से 2Ag2O जैसे सिल्वर के ऑक्साइड, मरकरी के ऑक्साइड या लेड के ऑक्साइड्स। तो जितने भी विद्युत रासायनिक श्रेणी में नीचे के जो सदस्य हैं उनके जो ऑक्साइड्स हैं या धातुओं के जो उच्चतर ऑक्साइड है उनके तापीय अपघटन से भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिल्वर का ऑक्साइड। तो 2Ag2O इज इक्वल टू 4Ag प्लस O2, यहाँ तापीय अपघटन हुआ। दूसरा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड 2HgO इज इक्वल टू 2Hg प्लस O2। तीसरा है रेड लेड या Pb3O4, तो 2Pb3O4 इज इक्वल टू 6PbO प्लस O2। अगला है 2PbO2 इज इक्वल टू 2PbO प्लस O2। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये धातुओं के ऑक्साइड्स हैं और इनके तापीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। कुछ उच्चतर ऑक्साइड्स होते हैं उनके भी तापीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जैसे लेड का 4th ऑक्साइड यानी लेड जहाँ पर 4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 2PbO2 इज इक्वल टू 2PbO प्लस O2। इसी प्रकार बेरियम का ऑक्साइड है 2BaO2 इज इक्वल टू 2BaO प्लस O2। अगला है MnO2 मैग्नीज का ऑक्साइड 2MnO2 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2MnSO4 मैग्नस सल्फेट प्लस 2H2O प्लस O2। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि मैग्नीज का जो ऑक्साइड है वो मैग्नस सल्फेट में परिवर्तित हुआ और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये सारे जो ऑक्साइड्स हैं ये उच्चतर ऑक्साइड्स हैं और इनके तापीय अपघटन से भी ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। नाइट्रेट्स के अपघटन से भी ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, KNO2 पोटेशियम नाइट्राइट 2KNO2 प्लस O2। अगला है 2NaNO3 इज इक्वल टू 2NaNO2 प्लस O2, ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। अगला है पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट के अपघटन से भी ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है और पोटेशियम परमैंगनेट से पोटेशियम मैग्नेट बना। तो 2KMnO4 इज इक्वल टू K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। तो इस प्रकार पोटेशियम मैग्नेट प्राप्त होता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है। तो ये ऑक्सीजन प्राप्त करने की कुछ विधियाँ हैं, कुछ ऑक्साइड्स के तापीय अपघटन से। और प्रयोगशाला में हमने देखा कि पोटेशियम क्लोरेट के उत्प्रेरकीय अपघटन से ऑक्सीजन प्राप्त हुआ। वायु से भी ऑक्सीजन प्राप्त किया जा सकता है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को पहले हटा लिया जाता है उच्च दाब और कम तापमान की स्थिति में, और जो शेष बची हुई गैस होती है उसको द्रवीभूत किया जाता है और इसको द्रवीभूत करने के बाद प्रभाजी आसवन किया जाता है। तो प्रभाजी आसवन जब किया जाता है तो अलग अलग टेम्परेचर पर दो गैसें प्राप्त होती है। 90 केल्विन पर ऑक्सीजन और 77 केल्विन पर नाइट्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो इसे फिर अलग कर लिया जाता है। तो इस तरह से कुछ विधियां हैं जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं। ऑक्सीजन के भौतिक गुण। ऑक्सीजन रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है। जल में ऑक्सीजन की मात्रा 3.08 सीसी पर 100 सीसी में प्रेजेंट होता है, अर्थात इसकी बहुत कम मात्रा ही घुली होती है जो जलीय जीवों के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। जल में ये आंशिक रूप से विलेय होते हैं और ये वायु से भारी होती है। ऑक्सीजन वायु से भारी होती है।